नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 10। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन। इधर कौशिक को चैन नहीं पड़ रहा था। वह इसी सोच में पड़ा हुआ था कि कौन सा क्लू मिले जिससे मीनू के बारे में जानकारी मिल जाए। मीनू ने बताया था कि वह अनाथ आश्रम में पली थी। अनाथ आश्रम में और कहाँ से, तो कौन, यह तो उसने बताया ही नहीं था और ना ही किसी सहेली का नाम बताया था। आज कौशिक को खुद पर गुस्सा आ रही थी कि उसके यहाँ वह इतने दिन रही और वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। आखिरकार कुछ तो सूत्र मिले जिसके सहारे उस तक पहुँच सके। पूरी रात कौशिक की ऐसे ही बीत गई। सवेरा हुआ तो फिर वही बातें उसे कचोटने लगी। अब तक मीनू चटपट नाश्ता तैयार कर लेती थी और धूम मचा देती थी। सौम्या जी, आपको क्या खाना है? सौम्या पूछता क्या बनाया है, तो वह कहती कौशिक जी की गोभी की सब्जी और पराठे। तो सौम्या कहता है मैं तो अभी फ्रूट चाट खा लूँगा, तो कभी कह देता दलिया, जानबूझकर परेशान करता। वह भी तब जब नाश्ता बन चुका होता, पर वह मिनटों में बना डालती। हैरत की बात थी कितनी फुर्ती थी। कौशिक ने एक नज़र अपने कल के लाए हुए सामान पर डाली। वह ऐसे के ही कोने में मुंह चढ़ाते हुए पड़ा था। मीनू के लिए वह कल कार्ड गिफ्ट मांगा। लौटते समय एक अच्छी सी साड़ी खरीदी थी। वह जानता था कि मीनू को साड़ी बहुत पसंद है। हालांकि सुविधा के लिए वह सूट पहनती थी, लेकिन साड़ियों का उसे बहुत शौक था। खास तौर से लाल रंग की साड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए वह उसके लिए साड़ी लाया था। साड़ी भी बहुत स्पेशल थी, लाल कलर की, बेहद कीमती। शिफॉन पर वेलवेट के बड़े बड़े काले फूल बने थे, जिन पर पीली तितलियां उड़ रही थीं। गजब की खूबसूरत थी वह साड़ी। मन ही मन वह कल्पना करने लगा था, जब मीनू उसे पहनेगी तो कयामत ढाएगी। झलक मारता मीनू का गोरा रंग इसी साड़ी में एकदम से खिल उठेगा। और आज बाहर खाने का प्रोग्राम, तो उसने सोचा था कि वह आज उसे अपने दिल की बात कहेगा। अब और इंतजार नहीं। इस बात को सोचकर वह आज दिन भर बहुत रोमांटिक और रोमांचित रहा। बड़ी बेकरारी से वह शाम होने का इंतजार करता रहा। गजब की चीज़ है ये इश्क भी। अब दिल को न करार है न करार आता है। मुस्कुराते हैं लब उनके ख्याल पर, दूर होने का गम सताता है। उसने जेब से रिंग निकाली। हीरे की जड़ी हुई चमकती रिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी। कौशिक ने सोचा था कि अब देर नहीं करेगा और मीनू को आज प्रपोज करेगा और वह स्वीकार कर लेगी तो उसे अपने माँ बाप से मिलवाएगा। वह अब शादी करेगा तो मीनू से ही और किसी लड़की से नहीं करेगा। वह जैसी लड़की के बारे में सोचता था, मीनू ठीक वैसी ही थी, वैसे ही खूबसूरत, उसकी ज़रूरतों को समझाने वाली। जो चीज़ वह चाहता पलक झपकते वह समझ जाती और ले आती। जो वह सोचता वह समझ लेती। लगता है जैसे दिल के तार जुड़े हैं। इतने दिन किसी खूबसूरत सपने की तरह बीत गए और आज ऐसा लग रहा है कि वह खूबसूरत सपना टूट गया। कौशिक को लग रहा था कि वह जैसे बेजान हो गया है। जब मीनू सामने थी तब इस बात का इतनी शिद्दत से एहसास नहीं हुआ था। आज उसे लग रहा था कि चारों तरफ मीनू के ही ख्याल बिखरे हैं। वह हंस रही है, चिढ़ रही है, किचन में कुछ ना कुछ बना रही है। किचन के नाम से ख्याल आया कि वह डायरी लिखा करती थी। वह झपटकर उठाकर और किचन में जाकर डायरी ढूंढने लगा। वह डायरी कहीं मिल ही नहीं रही थी। वह ढूंढते ढूंढते थक गया। अब इस समय पूरी रात जागने से और लगातार टेंशन में रहने से उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसने पहले ही गैस पर चाय बनाने के लिए थोड़ा सा पानी रखा। खाली चाय उससे पी नहीं जाती। 2 ब्रेड मक्खन लगाकर सेके, चाय बनाकर पी, सिर दर्द की टैबलेट ली, फिर थोड़ी देर तक आराम की, तब जाकर थोड़ी राहत मिली। आज उसने छुट्टी ले ली। फिर उसने सौम्या को कॉल की। सौम्या पारस के घर से अपने घर आ गया था। उसने मीनू के बारे में पूछा, फिर कहा थाने में जाकर पता करना कि कुछ मालूम हुआ है। कौशिक ने सौम्या को सांत्वना दी और जल्दी आने को कहा। सौम्या ने उससे कहा वह जल्दी ही आएगा, क्योंकि उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है।
हालांकि छुट्टी अभी बाकी हैं, लेकिन छुट्टियां बिता पाना मुश्किल लग रहा है। फिर उसने फ़ोन काट दिया और कहा दोबारा फिर शाम को बात करेगा। अब कौशिक फिर से डायरी ढूंढने में लग गया। उसने अलमारी में मीनू के कपड़ों को खंगाल डाला। उसके हाथों में वही साड़ी आ गई जिसमें मीनू पहले दिन मिली थी। लाल साड़ी झिलमिलाती हुई सितारों और जरी के धागों से। दुल्हन की साड़ी अब धुली और दमकती हुई थी। उसकी तह में लिपटी डायरी रखी थी। कौशिक की आंख चमक उठी। यद्यपि किसी की डायरी उसके बिना पूछे पढ़ना सभ्यता और शिष्टाचार के नियमों के खिलाफ है, लेकिन इस समय इसकी जरूरत थी क्योंकि मीनू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हो सकता था डायरी में मीनू ऐसी कोई बातें लिखी हों जिससे उसकी जिंदगी के बारे में कोई राज खुलकर आ सके और कुछ पता चल सके, या कुछ ऐसे उसने विचार ही लिखे हों जिससे पता चल सके कि उसके मन में क्या चल रहा था, वह क्या करने वाली थी, कहाँ जा सकती थी। यह वही डायरी थी जो उसने मीनू के हाथ में देखी थी। वह अक्सर लाल पेन से कुछ न कुछ लिखती थी, लेकिन उसे देखकर छिपा लेती थी। क्या लिखती थी आखिरकार? उसने पन्ना पलटा, कुछ भी नहीं लिखा था। दूसरा पन्ना पलटा, उसमें भी कुछ नहीं लिखा था। जल्दी जल्दी से उसने सारे पन्ने पलट डाले। पूरी डायरी खाली थी। उसे कानों में सरखोशी गूंजी, दास्ताना अभी अधूरी है, इसे पूरी होने दो। जब पूरी हो जाएगी तब डायरी पढ़ने को मिलेगी। उसमें चौंक कर देखा, सामने मीनू खड़ी थी। वह चौंक पड़ा, मीनू तुम? लेकिन अगले ही पल वह हैरान पलक झपकते ही देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने डायरी की ओर देखा। उसे मीनू का चेहरा झिलमिलाता नजर आया। उसमें मीनू के होठ हिल रहे थे और वह सब दोहराए जा रहे थे। दास्तान अभी अधूरी है, इसे पूरी होने दो। हम लौटकर आएंगे, थोड़ी वक्त की मंजूरी दो। ये सब तैरते तैरते कौशिक के दिल के तारों को झंझना रहे थे। कौशिक ने अपने सिर को झटक दिया। डायरी उसकी गोद में खुली पड़ी थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। कौशिक को समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसको क्या हो रहा है। क्या वह मीनू के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि जागती आंखों से और दिन में ही सपने देख रहा है? उसे सोते जागते उसमें मीनू नजर आती है। मीनू के खूबसूरत ख्याल के अलावा वह और कोई बात सोचना नहीं चाहता। उसके ख्याल उस पर इस कदर हावी हो चुके हैं कि वह ख्वाब को हकीकत समझ रहा है। भला इस समय मीनू कहाँ? शायद रात भर जगाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ रही है। उसने डायरी को उठाया, एक बार फिर पलटा। खाली डायरी जैसे उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसने डायरी को मीनू की उसी साड़ी में लपेटकर फिर से अलमारी में रख दिया। उसका दिल भारी हो चुका था, जैसे मीनू उसे एक दिन अचानक मिली थी। उसी प्रकार से वह एकदम से लोप हो गई थी। लेकिन उसके तब के मिलने में और अब के जाने में भारी अंतर था। उसके मिलने की इतनी बड़ी खुशी नहीं हुई थी जितना गम उसके जाने का था। इतने दिनों में वह सबके दिल को जीतकर अपना बनाकर ऐसे जो गायब हो गई, वह दिल का सहला रहा था। वह इंस्पेक्टर का फ़ोन नंबर ले आया था। उसने सोचा वहाँ दौड़ लगाने से क्या फ़ायदा है, अभी उससे पूछकर देखते हैं कि कहाँ तक उसकी जांच आगे बढ़ी। कुछ मीनू को पता चल पाया क्या नहीं। फिर उसके बाद वह थोड़ा सोएगा, तब कुछ सोचने समझने की ताकत भी लौटेगी। दिमाग तो खाली हो गया है। कौशिक ने मीनू की अलमारी को पहले जैसा फिर से बंद कर दिया। वह आकर बैठ गया। अब उसने सुधीर मुखर्जी को फ़ोन मिलाया और उससे आगे का प्रोसेस के बारे में पूछा। सुधीर मुखर्जी ने कहा कि जांच बराबर चल रही है। गाड़ी का नंबर निकलवाया था, वह गाड़ी चोरी की निकल गई। अब उन दोनों लड़कियों के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करवा रहे हैं और इसके अलावा कई बिंदुओं पर छानबीन हो रही है। प्रयास बराबर जारी है और तलाश भी जारी है। ठीक है, जैसे ही मीनू की कोई सूचना मिलती है मैं आपको फ़ोन करूंगा, या जो भी रिपोर्ट होगी मैं आपको देता रहूंगा। फिर थोड़ी देर बात करके फ़ोन को काट दिया और अपने आप लेटकर आराम करने लगा था। थके दिमाग थके शरीर को राहत मिली तो उसे नींद आ गई। इंस्पेक्टर सुधीर मुखर्जी ने धनंजय को कॉल ट्रेस करने के लिए जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट देने वह आया। सर, मोबाइल ट्रेसिंग पर लगे हैं मगर ट्रेस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मोबाइल स्विच ऑफ पड़े हुए हैं। अच्छा, इस बार अपराधी चालाकी पर हैं। उन्हें पता था कि मोबाइल सर्विलांस पर लेंगे, इसलिए उन्होंने उसे सिम तोड़कर फेंक दिया होगा। ऐसा लगता है, ट्राई करते रहो, हो सकता है और कोई बात हो, बाद में चालू हो जाए। तब तक आओ चलें। यस सर। करीम खान के यहाँ सुधीर मुखर्जी ने जाकर पूछताछ की।
जांच पड़ताल की, लेकिन करीम खान के यहाँ कोई भी संदेहास्पद गतिविधि अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दी। उसके लकड़ी के कारखाने को खंगाल डाला, कुछ नहीं मिला तो करीम अपनी सफाई देने लगा। जनाब, अल्लाह ताला ने जो इनायत बख्शी है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मशक्क़त करके हलाल की कमाई खाता हूँ और खुश हूँ। ई मुखर्जी व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और बोला, वह तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे कितनी हाल की कमाई है हजूर भाई। बाप, आप नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। आपकी रहमत हम पर बरसती रहे। खुशामदी स्वर में करीम बोला। सुनने में तो करीम के यह सब शालीन और खुशामदी लग रहे थे, लेकिन उसके पीछे जिपे व्यंग्य को ई मुखर्जी ही जानता था। जैसे कह रहा हो, क्या कर लोगे हमारा तुम, जोड़ तो काफ़ी लगते रहते हो। असल में यहाँ पिछले वाले जो इंस्पेक्टर और स्टाफ तैनात था, उसमें करीम को संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने एक बड़ी घटना को पैसे देकर लीपापोती कर डाली थी और अपराधी खुले घूम रहे थे। जब पीड़ित मीडिया में पहुंच गया तो हल्ला मच गया था। कैसे सीबीआई को सौंपा गया था और एकाटक सबूतों के सहित अपराधी पकड़े गए। उसके बाद थाने की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक ट्रांसफ़र कर दिया गया था और यहाँ पर नया स्टाफ आया था। इसी वजह से इस समय करीम लाला भी शांतिपूर्वक गुपचुप काम कर रहा था। सबका नेचर एक एक सा नहीं होता। कोई अफसर इतने भ्रष्ट होते, लालची होते हैं कि उन्हें पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता और हर समय बिकने को तैयार रहते हैं। जब यहाँ का पुलिस स्टाफ और पूरा ईमानदार है तो भी दिक्कत हो जाती है कि किसी न किसी जुर्म में अगर करीम खान को अरेस्ट भी किया गया तो स्थानीय नेताओं ने छुड़वा दिया। अपराधियों और नेताओं का गठबंधन सनातन से चला रहा। इसके बावजूद भी करीम को कई बार फिर बाहर आ जाता है। यही चलता रहता है, अंदर बाहर आना जाना उसका जैसे परम धर्म है। वह तो कहता है कि बिजनेस में यह सब तो चलता ही रहता है, मुझे कोई झूठा फंसा दे तो मैं क्या करूं। करीम बेशरम चिकना खड़ा है। यहाँ काम करने वाले सभी लड़के भी मौजूद थे। किसी खास काम की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ रही थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। मुखर्जी के कहने से करीम खान ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी लड़कों को इकट्ठा किया। उन्हें मुखर्जी ने उन चारों लड़कों को फोटो दिखाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना और ना ही कहा कि वह उनके यहाँ काम करते हैं। उसके बाद उन्हें छोड़कर इंस्पेक्टर मुखर्जी अब गौफर पठान के यहाँ पहुँचा। अब पूरा शक इसी गौफर पठान पर था। इंस्पेक्टर मुखर्जी को देखते ही वह बाहर निकल आया और अगवानी करने लगा। साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो। अरे छोकरे, जरा इनकी खातिरदारी करो। तोड़कर फटाफट साहब के लिए और उनके दोनों कांस्टेबल के लिए कुर्सी डाली गई। सभी लोग बैठ गए। तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक आ गया। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने कहा, हम खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने काम से आए हैं। उन चारों के फोटो निकाल कर कुफर को दिखाए तो और पूछा, क्या ये तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? तो वह साफ मुकर गया। साफ करते हैं? नहीं, करते थे। ये बहुत ही निकम्मे हैं, कामचोर हैं, कुछ भी काम नहीं करते थे, फ्री में पैसा लेना चाहते थे, इसलिए हमने उनको कान पकड़कर निकाल दिया था। ये तो महीनों पहले की बात थी। इंस्पेक्टर ने करीम के मुंह की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा सपाट था, बिल्कुल भावहीन, जैसे पत्थर की तरह। उसके चेहरे को देखकर उसके मन की था लेना बहुत कठिन था। तो फिर आपके यहाँ के ही वे लड़के थे जो जाहिर सी बात है आपके लिए काम करते हैं, आप उनमें काम करवाते हैं। मैंने कहा ना, मैंने उनको निकाल दिया था। बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से कहा कोपर ने अपनी गर्दन फुलाकर शब्दों पर जोर देते हुए कहा, हमने उन लड़कों को निकाल दिया। क्या उन्होंने कोई वारदात की है? हाँ, उन्होंने वही काम किया है जो तुमने करवाया है। तुम्हारे उन छोकरों ने 2 लड़कियों को किडनैप किया है, लाहौल बिला कुवत। बेड़ा गारत कर खुदा उनका। या अल्लाह, कैसा ज़माना आ गया। लड़कियां कहीं पर सेफ नहीं हैं। ज़्यादा बकवास के चक्कर में मत करो। ये मुखर्जी अब और नहीं झेल पाया और चिल्लाते हुए बोला, अब यह बताओ इस समय वे कहाँ हैं? अब मुझे क्या मालूम। चलो अरेस्ट कर लो इसे। गौफर पठान को अरेस्ट कर लिया गया और पकड़कर उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। जब गौफर पठान को पुलिस गाड़ी में बिठाया गया
तो इंस्पेक्टर मुखर्जी ने गैराज फिर से सभी कर्मचारियों से पूछा, और कहाँ कूपर को गिरफ्तार कर लिया गया है? अब वह जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब बेखौफ होकर बताओ। जब उन्हें पता चल गया कि हमारी खोपड़ी पर गूफर पठान नहीं है और उसे पुलिस ने पकड़कर गाड़ी में बिठा रखा है, तब उनकी सबकी जुबान खुल गई। वे बहुत कुछ बताने लगे। दयाल नाम का लड़का बोला, साहब मेरा नाम मत लेना, नहीं तो गूफर मुझे मार डालेगा। साहब वे लड़के गूफर पठान के यहाँ काम करते हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है और उनके नाम हैं सुरजीत, सुरेंद्र, पलटू, करण। ये कई दिन से यहाँ नहीं हैं, लेकिन इन लड़कों से गूफर की आज भी बात हुई है। इंस्पेक्टर मुखर्जी उसके बाद का रिकॉर्ड करता जा रहा था। उधर वह अपनी कहानी में मगन था, यानी यही कायस्तानी थी। इसी गिरोह की पुलिस गूफर खान को पकड़कर ले गई। इससे गैरेज में काम करने वाले लड़कों को एक मानसिक संतुष्टि मिली। अब है मुखर्जी के पास बहुत से सबूत हो गए थे और आगे जांच के लिए सूत्र भी मिल चुके थे। वह गूफर को लेकर वापस थाने पहुंचा। तुरंत ही उसने कई काम किए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। अब आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।